नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आज फिजिक्स का ये चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग कूलाम के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आवेशों के बारे में स्टडी किया था कि आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश आपका प्लस होता है और दूसरा आवेश माइनस होता है। एक आवेश प्लस होता है और दूसरा आवेश माइनस होता है। ठीक है। और ये जो दोनों आवेश होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 आवेश हैं ये दोनों आवेश क्या हैं, समान आवेश नहीं है। मतलब एक प्लस है और एक माइनस आवेश है, यानी ये दोनों आवेश क्या हैं, असमान है। असमान मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। और अगर मान लीजिए ये प्लस है ये भी प्लस है, तो तब इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या हैं, समान है। ठीक है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। ठीक है ना। तो जब 2 समान आवेश होते हैं, जब 2 समान आवेश होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब 2 असमान आवेश, जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कूलाम के नियम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 आवेशों के बीच जितना आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वो आकर्षण बल कितना लगता है, प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, उसको जानने के लिए ही उन्होंने इस नियम को प्रदर्शित किया था। तो इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये नियम कहता है कि अगर 2 बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं एक आवेश Q1 ले लेता हूँ और एक आवेश Q2, ये 2 आवेश हैं। ठीक है। और मान लेते हैं ये प्लस है या माइनस जो भी हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो लगेगा ही। तो आप उस बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये 2 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है। तो ये नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है, मान लेते हैं वो बल F है। ये जो बल है ये इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। मतलब मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो ये मात्रा हो गया। अब इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इनके बीच जो बल लगता है वो इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत मतलब बटा में लिखेंगे। बटा मतलब r का मान बढ़ेगा, मतलब दूरी बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा, और अगर दूरी कम होगा तो बल का मान अधिक होगा। ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कूलाम के नियम के अनुसार कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं और यहाँ पर एक नियतांक लगा देते हैं। यहाँ पर एक नियतांक k लगाते हैं। तो k इसको मान लेते हैं ये 1 है और ये क्या है, 2 है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे, सम्मिलित करेंगे, तो k Q1 Q2 अपान r² इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया, F बराबर K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ के एक नियतांक है। अब ये k का जो मान है वो कितना होता है, तो देखिए ये जो दोनों आवेश हैं ये हम मान कर चलेंगे कि ये दोनों आवेश निर्वात या वायु में है, ठीक है, निर्वात या वायु में। अगर निर्वात या वायु में है तब वहाँ पर जो k का मान होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माध्यम पर भी निर्भर करता है, आवेश कहाँ पर स्थित हैं ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये हम मान कर चल रहे हैं कि माध्यम क्या है, निर्वात या वायु है। तो यहाँ पर जो आपका k की वैल्यू आती है वो k की वैल्यू आ जाती है k बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पर k का वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 रखेंगे तो f बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी k का जो मात्रक होता है ये पूछ देता है सवाल परीक्षा में कि k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक क्या है, ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको तो फार्मूला मालूम ही है, f बराबर k Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं, तो बोलिए हाँ, f इंटू आर स्क्वायर और Q1 Q2 को इधर ला देते हैं और इधर बचेगा क्या, k बचेगा। अब देखिए f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और r दूरी है तो दूरी का मीटर स्क्वायर, और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये k का मात्रक हो गया, क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये k का मात्रक हो गया, ठीक है ना। तो परीक्षा में कभी कभी k का मात्रक पूछ देता है तो ये मात्रक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सूत्र है, यही आपका सूत्र है कि अगर दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कितना लगता है, ठीक है, आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ k एक नियतांक है, f बराबर k Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ k एक नियतांक है और k की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है, कब, जब निर्वात या वायु माध्यम में ये दोनों आवेश स्थित हों, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और k के बारे में और भी कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी सूत्र का निगमन किया है, बराबर k Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ f बराबर k की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हमने प्राप्त किया था। अब वैज्ञानिकों को लगा कि ये जो 9 गुणे 10 के पावर 9 जो वैल्यू है ये इसको किसी से कंपेयर किया जाए, ठीक है ना। मतलब कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उनके बीच दूरी के वर्ग के ऊपर ये बल का मान निर्भर करता है, ठीक है। और ये है हमारा माध्यम, ये क्या है हमारा माध्यम, माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है। मतलब माध्यम जब रहता है तो आवेश किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है, ये उसको अंकों में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब हम इस माध्यम को एक विशेष नियतांक द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी हमको k की वैल्यू मालूम है 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब हम k की जगह इसको एक विशेष नियतांक द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसका नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर
होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब कि के के जगह हम इसको लिख सकते हैं। के जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर आप ये चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब कभी कभी पूछ देता है कि एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करें। एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करें। परीक्षा में ऐसे पूछ देता है कि एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको ये इतना चीज़ याद है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले इतना चीज़ देख लीजिए और इसको आप वीडियो को रोक करके आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम अभी पढ़े हैं एप्सिलॉन 0 का मान हमको निकालना है। और अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, अब हम एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई 9 × 10 के पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 × पाई का वैल्यू 3.14 × 9 × 10 के पावर 9। अब इतने सारे अंकों को गुणा करके एक में भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.85 × 10 के पावर -12। 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अरे इधर ये मात्रक था ना, 9 × 10 के पावर 9 का मात्रक क्या था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, ये इधर चला गया तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये मात्रक नीचे आ जाएगा। तो मात्रक हो गया एप्सिलॉन नॉट का कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। ओके, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है? तो कूलाम के नियम का ये सूत्र है। पहले कूलाम का नियम ऐसे इन्होंने प्रदर्शित किया था कि एक नियतांक, इसका मान ये होता है। इस मान को इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमने इस रूप में भी लिख के दिखाया। और फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म था, इसका वैल्यू निकाला हमने। इसका वैल्यू निकाला 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और अब हम इसके आगे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप अब हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर या सदिश स्वरूप के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, वेक्टर का मतलब होता क्या है? वेक्टर का मतलब ये होता है कि यदि कोई राशि सदिश है। ओके, सदिश मतलब जिसके मापन के लिए हमें दिशा की जरूरत हो। ओके, दिशा की, जिसमें डायरेक्शन की हमें जरूरत होती है, उसको हल करने के लिए हम लोग वेक्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। यदि आपने कक्षा 11 में वेक्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल के लिए जान लीजिए कि वेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी राशि है तो उसको, उसकी जो वैल्यू होती है, उसके वैल्यू के साथ साथ आपको दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, कोई भी राशि अगर वेक्टर में है, ठीक है ना, तो वेक्टर में उसके माप के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई ए राशि है और मान लेते हैं वो एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब सदिश राशि है, तो वेक्टर को हमेशा तीर दिखलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर ए का आपको माप लेना होगा, यानी इसका लेंगे मॉड ए इंटू दिशा लेंगे कैप ए। ठीक है, मतलब दिशा को दिखलाने का तरीका है कि आप उस राशि के ऊपर कैप लगाएंगे, ऐसे छोटा सा। ठीक है,
और वेक्टर को दिखलाने के लिए आप उसके ऊपर तीर लगाएंगे और माप को उसके ऊपर मॉड लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप मॉड नहीं लगाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ अलग तरीके से, ताकि मॉड आपको दिखाई ना दे और आदमी समझ जाए कि हाँ आपने इसका क्या लिया है, माप ही लिया है, ठीक है ना। तो वेक्टर का मतलब यही होता है कि कोई भी राशि है, अगर वो एक सदिश वैल्यू वाली राशि है तो आप उसका वेक्टर लेंगे, और वेक्टर बराबर होता है माप गुणे दिशा, यानी उसका माप लेंगे और उसकी दिशा जरूर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप पढ़ेंगे, वेक्टर या सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। मान लेते हैं दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है, ये दो आवेश हैं, ठीक है, चार्ज Q1 और Q2। अब इनके बीच जो दूरी है वो कितनी है, r, ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर कूलाम के नियम का वेक्टर रूप ले रहे हैं तो यहाँ पर दिशा का बड़ा महत्व होगा। अब देखिए ये दो आवेश हैं, तो Q1 इसके ऊपर बल लगाता होगा और Q2 इसके ऊपर बल लगाता होगा। अगर Q1 Q2 पर बल लगाता होगा तो उस बल को कहेंगे F12। मान लीजिए Q1 Q2 पर ऐसे बल लगा रहा है, तो हम दिशा दिखला दिए तीर के साथ, तो जो बल लगाएगा उसको मान लेते हैं F12, और यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये इसी दिशा में बल लगा रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे वेक्टर F12। उसी तरह Q2 भी है, Q2 भी तो Q1 पर बल लगाएगा, जब ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो हम इसको लिखेंगे F21। ओके, आप ऐसे तरफ भी लगा सकते हो, चाहे तीर को हमेशा इधर ही रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे लगा दोगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये Q2 इस तरफ बल लगा रहा है, यानी F21 मतलब 2-1 पर बल लगा रहा है, ठीक है ना। तो F12 मतलब Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, F21 का मतलब Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 से Q2 के बीच जो दूरी होगी, Q1 से Q2 के बीच की जो दूरी होगी वो लेंगे हम R21, ठीक है। क्या लेंगे, वेक्टर, या वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर R21, ठीक है। Q1 से Q2 के बीच की दूरी लेंगे R21। R21 का मतलब ये होता है R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1 मतलब R माइनस मतलब नहीं है, मतलब R2 से R1 के बीच की दूरी, ठीक है। और उसी तरह Q2 से Q1 के बीच की दूरी को लेंगे R12। R12 का मतलब होता है R1 से R2 के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब हम इसको पहले वाले फार्मूला में चलेंगे, क्योंकि यहाँ दो बल लग रहे हैं, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है और ये इसके ऊपर बल लगा रहा है। तो जब Q1 Q2 पर बल लगाए, ठीक है, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, ठीक है। तो जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तब क्या होगा, तब लिखेंगे वेक्टर F12। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो दूरी क्या लेंगे, R21, तो यानी यहाँ पर दूरी ले लेंगे R21, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था कि कोई भी अगर वेक्टर स्वरूप होता है तो आप उसके वैल्यू के साथ साथ उसकी दिशा भी लेंगे। तो मैंने ये वैल्यू तो ले लिया, लेकिन इसके संग दिशा नहीं लिया है, तो अब हम दिशा लेंगे। तो दिशा को लेने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है, तो ये तो वेक्टर खुद ही हो गया, वेक्टर F12, ठीक है। और ये पूरा माप हो गया, ये बल का माप इतने से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमको दिशा दिखलाने के लिए क्या लेंगे, तो दिशा दिखलाने के लिए हमने R जो दूरी ली थी, R दूरी को हम दिशा के रूप में ले सकते हैं। मतलब यही एक वैल्यू है जिसके लेने पर हमें दिशा मिल सकती है, क्योंकि ये दूरी है और दूरी को हम इस दिशा में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूरी को दिखलाने के लिए हम यहाँ पर R21 पर एक कैप लगा देंगे, ठीक है ना। तो बस यही आपका सूत्र हो गया वेक्टर का, कि जब 1 द्वारा 2 पर बल लगाया जा रहा हो,
ठीक है। तो आप इसका वैल्यू ले लेंगे, माप ले लेंगे और ये हो जाएगा दिशा। बस यही आपको दिखलाना है, इस पे कोई ज़्यादा तिगड़मबाजी नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार Q2 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो यहाँ पर हो जाएगा F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये सॉरी स्क्वायर मैंने नहीं लगाया था, यहाँ पर स्क्वायर भी होगा, तो स्क्वायर यहाँ पर भी हम लिख देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक कैप लगा देंगे R12, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, ठीक है। तो ये है आपका कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, ठीक है। ये वेक्टर रूप का इंटर में कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं है, आप बस इसके सूत्र को लिखने का तरीका अभी फ़िलहाल जानिए। 12 के बाद जब आप बड़े स्तर पर जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर रूप पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं, इस सूत्र पर भी सवाल पूछे जाते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल ये सूत्र ही है। मतलब ये पढ़ने का मेन मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब दो आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो उनके बल की गणना करने के साथ साथ आपको उनके दिशा की भी गणना की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए दिशा को भी इस फार्मूला में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक आवेश है और यहाँ पर कई सारे आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, एक यहाँ पर आवेश है, एक यहाँ पर आवेश है, और सब इसके ऊपर एक दूसरे से सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछ दिया जाए कि भाई जो 3 गो बिंदु है, मतलब ये तीनों आवेशी है, मान लीजिए ये Q2 है, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4, और ये सब आवेश अगर जब इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, मतलब सारे आवेशों का जो बल है वो कितना लग रहा है, ठीक है ना। चाहे 3 आवेश हो, चाहे कितना हो आवेश हो, बहुत ज़्यादा भी आवेश हो, तो कितना बल लगा रहे हैं, इसी में हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत में ये पढ़ेंगे, ठीक है। कि टोटल फोर्स का आप गणना कैसे करेंगे, एक आवेश पर टोटल फोर्स का गणना आप कैसे करेंगे, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार इसको आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, ओके। अब हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का मैंने यहाँ पर डिफिनीशन और इसका सारा चीज़ लिख दिया है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने इसमें एडिटिंग किया है, ठीक है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, मतलब कोई एक सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा आवेश हों, ठीक है ना, कोई एक सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा आवेश हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, मान लीजिए खूब ढेर आवेश हैं, उसमें किसी एक आवेश पर कोई अन्य आवेशों के द्वारा या कारण लगा बल, मतलब कुल आवेश मिलकर अगर एक आवेश पर जो बल लगा रहे हैं वो सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। मान लीजिए क्लास में 40 लड़के हैं, अब एक लड़का को रख कर सारे 39 लड़के जो हैं उसके ऊपर जो बल लगा रहे हैं, तो वो जो बल होगा वो सारे बलों का जो वेक्टर होगा, मतलब जो दिशा होगा, उनका जो मान होगा, उन सब के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक चित्र लेते हैं, मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 आवेश हैं। हाँ, कोई एक सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 Q3 आवेश हैं, डैश मतलब और भी आवेश हो सकते हैं, मान लो n आवेश भी हो सकते हैं। तो Q1 पर Q2 Q3 डैश द्वारा लगाया गया बल हमको निकालना है। मतलब इस Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, Q3 द्वारा लगाया गया बल,
और भी जितने आवेश होंगे उनके द्वारा लगाया गया बल कैसे निकालेंगे। तो आप पहले आप जानते ही हैं Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल निकालना हो तो वेक्टर F21, हाँ 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल वेक्टर F21 हो सकता है कि नहीं, वेक्टर F21। उसी तरह Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F31, उसी तरह Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल Fn1, ऐसे लिख सकते हैं। तो कुल बल क्या होगा, तो कुल बल होगा वेक्टर, मतलब कुल बल मतलब कि इस आवेश पर कुल बल निकालना है, तो कुल बल बराबर इन सारे वेक्टर बलों के योग के बराबर होगा। तो F21 F31 डैश 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 Fn1 मतलब n1 वाला भी जो आवेश होंगे उसका भी जो बल होगा उन सबको जोड़ेंगे तो भी जाके हमको टोटल बल मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका फार्मूला आप रख लेना। F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 इंटू वेक्टर है तो कैप R21। उसी तरह 31 है तो R21 की जगह R31 और कैप R31। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला रख के आप इसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि मतलब एक आवेश पर अगर सारे आवेश का बल लग रहा है तो उन जो सारे आवेश का जो बल अगर आपको निकालना है तो आप उन सारे आवेश के बलों का जो वेक्टर योग होता है उनको जोड़ेंगे तब जाकर कुल बल आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आप इसको, इस वीडियो को आप चाहें तो रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितना फार्मूला पढ़े हैं इस पर सारा सवाल थोड़ा लगाएंगे, 2-4 सवाल इस पर लगाएंगे ताकि हमारा जो सूत्र है उससे जुड़ा हुआ सवाल हमको आ जाए, और अगर सवाल पूछे बुक में तो हम उसको लगा सकें। ठीक है, फिर उसके बाद वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना पढ़ेंगे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये सारा जो टर्म है, ठीक है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जितना चीज़ें पढ़ाया गया है आप उसे नोट जरूर कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं अपने अन्य सहपाठियों से भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।